स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए 2024 में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं भूगोल से है, ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को कीजिए। ये मॉडल पेपर जो है 5वां है। आप लोग इससे पहले वाला नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर इसका लिंक दे देंगे, उससे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि रबी फसल की बुआई कब होती है। तो आप लोग जानते हैं कि रबी फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। रबी फसल के अंतर्गत आप लोग जानते हैं चना आता है, मटर आता है, आलू आता है, ठीक है, मंसूर आता है, सरसों आता है। तो ये सब कौन सा फसल है? रबी फसल है। याद रखिएगा, चना कौन सी फसल है? रबी फसल है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह खरीफ फसल आप लोग जानते हैं कि जून जुलाई में बोया जाता है, अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। और गर्मी में जायद फसल को बोया जाता है, जिसे गर्मा फसल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि नमामि गंगे के कार्यक्रम की शुरुआत जो है जून 2014 में किया गया था। जून 2014 में किया गया था। और नमामि गंगे कार्यक्रम जो शुरू किया गया था गंगा नदी में होने वाले प्रदूषणों को रोकने के लिए, ठीक है। गंगा नदी में प्रदूषणों को कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था जून 2014 में। इसे याद रखिएगा। नमामि गंगा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो गंगा से संबंधित है, ठीक है। चलिए, आप लोग जानते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। तो आप लोग को पता होगा कि इसमें से लोहा, तांबा, मैग्नीज, ये तीनों क्या है? धात्विक खनिज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि लोहा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो कर्नाटक है। तांबा में झारखंड का सिंह भूमि। उसी तरह मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी है। अगला देखिए, कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि कल्पक्कम थर्मल पावर प्लांट है और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि गुरु हिसानी जो है खान किस खनिज से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि गुरु हिसानी जो है लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? लौह अयस्क से संबंधित है। और गुरु हिसानी, उसके बाद में किंदुझर, सुंदरगढ़, बादाम पहाड़ी, ये जो क्षेत्र है ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और किसके लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगला अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है। तो झारखंड का जरिया करता है। तांबा का उत्पादन झारखंड का सिंह भूमि करता है। और बक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। बक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो आपको पता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय यानी यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है बेल्जियम में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बेल्जियम में स्थित है। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। याद रखिए कि इसकी स्थापना जो है 1993 में किया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 28 है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा कि यूरोपियन संघ का मुद्रा पूछा जाता है तो क्या होगा फ्रेंड्स? यूरो होगा। यूरोपियन यूनियन का मुद्रा पूछा जाए तो क्या होगा? यूरो होगा। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या 28 है। इसकी मुद्रा को यूरो कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि बुंदेलखंड प्रदेश में जो है गुच्छित प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। और आपको पता होगा कि बुंदेलखंड जो है यूपी और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित क्षेत्र है। यूपी और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। और यहाँ पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। कैसी बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। तो आपको पता होगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है फ्रेंड्स? फ्रेडरिक रेटजेल है आधुनिक मानव भूगोल के जनक। देखिए रेटजेल से बहुत सारे प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि नियतिवादी विचारधारा के भी समर्थक थे रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट और कांट, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिएगा कि ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी थे। अगर भूगोल के जनक पूछा जाए, आधुनिक भूगोल के जनक पूछा जाए तो वो हम्बोल्ट होगा। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक पूछा जाए तो फ्रेडरिक रेटजेल होगा, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा रेटजेल एक पुस्तक भी लिखे थे, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक इनका है, तो रेटजेल का है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रेटजेल के शिष्य का क्या नाम था। तो एलन सी सैंपल जो था रेटजेल के शिष्य थे। एलन सी सैंपल कौन थे? अमेरिकन थे, भूगोलवेत्ता। और ये रेटजेल के शिष्य थे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जनसंख्या परिवर्तन का जो है कारक इसमें से प्रवास भी है,
प्रवास से भी जनसंख्या परिवर्तित होती है, जन्म से भी जनसंख्या परिवर्तित होती है, मृत्यु से भी जनसंख्या परिवर्तित होती है, लेकिन आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। अगला देखिए पूछा गया है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंडोनेशिया में जावा, बोर्नियो, सुमित्रा द्वीप हैं, लेकिन याद रखना है कि जावा जो द्वीप है ये यहाँ पर कृषि युक्त मिट्टी पाई जाती है, यहाँ की मृदाएं उपजाऊ होती है, इस कारण जावा द्वीप पर सबसे अधिक आबादी निवास करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो जावा द्वीप पर ही स्थित है। कि द्वीप पर स्थित है, जावा द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में जावा, सुमित्रा, बोर्नियो, उसके बाद में और भी सारे द्वीप हैं यहाँ पे, न्यू गिनी, अनेक प्रकार के यहाँ पर द्वीपें हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसमें बताए थे कि म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, उसके बाद में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब क्षेत्र आता है। अगला पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया जनसंख्या केंद्रित है। तो देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है वो नदी घाटियों के उच्च भागों में केंद्रित है, नदी घाटियों के उच्च भागों में केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पूछा गया है कि इनमें से कौन आयु वर्ग जो है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम बताए थे कि 15 से 59 आयु वर्ग का जो है जनसंख्या जो है वो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण और नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो आप लोग जानते हैं आकार बिंदु के आधार पर होता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर होता है, जनसंख्या के आकार के आधार पर किया जाता है अधिकांश देशों में ग्रामीण और नगरीय विभाजन। ठीक है, इसका मुख्य आधार यही होता है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो आपको पता होगा कि मानव विकास की जो अवधारणा है, जो विचार है, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे तो आपको पता होगा, कहाँ के अर्थशास्त्री थे ये जो थे, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और भारत के शास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन थे। ये दोनों लोगों ने इसको तैयार किया था। मानव विकास प्रतिवेदन के 3 सूचक बताए थे इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और मानव विकास सूचकांक के अनुसार प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान याद रखिएगा 130वां है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है प्रश्न कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है, यहाँ खट्टे फलों की कृषि की जाती है और यहाँ मुख्य रूप से अंगूर का उत्पादन किया जाता है। और अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, तो विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। चलिए उसी तरह एक देखिए मासाई क्या है। पूछा गया है मासाई क्या है। तो आप लोग जानते हैं मासाई एक जनजाति है जो कि अफ्रीका महादेश की एक जनजाति है। और कैसी जनजाति है, तो यह एक घुमक्कर और पशुचारक जनजाति है। अफ्रीका के एक और जनजाति का नाम याद रखिएगा जिसे बुशमैन जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बुशमैन जनजाति कहते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और यह जो कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से जो प्राथमिक क्रियाकलाप है कृषि होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, कृषि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्या है, कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर कहा जाता है और रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है, मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। उसी तरह मधुमक्खी पालन पूछा जाए तो एपीकल्चर बताइएगा। उसी तरह सब्जी उत्पादन पूछा जाए तो ओलरीकल्चर बताइएगा। उसी तरह फल उत्पादन पूछा जाए तो पोबोलॉजी बताइएगा। उसी तरह फूल उत्पादन किया पूछा जाए तो फ्लोरीकल्चर बताइएगा। अगला पूछा गया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो आप लोग जानते हैं कि चावल उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है तथा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। अगला पूछा गया है कि निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो आपको बार बार बताया है कि रोपण फसल में आप लोग याद रखिएगा चाय, कहवा, गन्ना, केला और रबर। इसके अलावा जो भी आएगा वो रोपण फसल नहीं होगा। तो देखिए गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। ठीक है, अगला याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। तो आप लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सी खाद्य फसल होगा, मक्का क्या है, एक खाद्य फसल है। और पूछा जाए कि बताइए भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो चावल याद रखिएगा। पहला खाद्यान्न फसल चावल और दूसरा गेहूं और तीसरा याद रखिएगा ज्वार और चौथा याद रखिएगा मक्का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि इसमें से किसको क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। और आपको पूछा जाए कि बताइए चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। तो क्यूबा को कहा जाता है। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है, और चावल का भी उत्पादन चीन करता है, और कपास का भी उत्पादन चीन करता है। और भारत में सबसे अधिक कौन करता है? गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, तथा कपास का उत्पादन गुजरात करता है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको पता होगा कि तांबा का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है चिली करता है। और चिली की राजधानी पूछा जाए तो सेंटियाल है। और चिली आप लोग जानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में उपस्थित एक देश है। उसी तरह आपसे पूछा जाए कि बताइए अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो आपको याद रहना चाहिए, अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयरस है। कहाँ है फ्रेंड्स? ब्यूनस आयरस जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। उसी तरह ब्राज़ील की राजधानी आपको पता है होगा, ब्राज़ीलिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्राज़ील जो है कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। और कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। उसी तरह पराग्वे आपको पता होना चाहिए कि पराग्वे की जो राजधानी है एसन एसनसियोन है। इसकी राजधानी जो है एसनसियोन है, ठीक है, पराग्वे की। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो आपको पता होगा कि आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, रुकिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। आप लोग जानते हैं कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है उत्पादन का स्वामित्व क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। समाजवाद में याद रखिएगा कि उत्पादन का स्वामित्व जो होता है राष्ट्रीय होता है। तो वो जो अर्थव्यवस्था कहलाता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। जहाँ पर दोनों होता है उसे मिश्रित कहा जाता है। जैसे भारत में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसी तरह पूछा जाए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो पूंजीवादी है, और रूस का समाजवादी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि पेट्रोकेमिकल में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है पेट्रो रासायनिक उद्योग में। भारत में याद रखिएगा कि भारत में जो है जामनगर, गुजरात का जो जामनगर है वो पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्षेत्र है। पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है जामनगर, जो कि गुजरात में है। आपको पता भी होगा कि जामनगर में एक तेल शोधक कारखाना है, जो कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। और यह जो है रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी के द्वारा स्थापित किया गया एक तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो आप लोग जानते हैं विश्वविद्यालयी अध्यापन जो है एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। अगला पूछा गया है कि हेमाटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। तो आपको पता होगा कि हेमाटाइट जो है लोहा का एक अयस्क है, और हेमाटाइट से जो है लोहा का उत्पादन किया जाता है। आपको पता होगा कि सबसे अधिक लोहा का उत्पादन चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। तथा बताए थे कि लोहे के अयस्क के नाम में बताए थे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और पायराइट बताए थे। जिसमें से हेमाटाइट जो है हेमाटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है, और मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहा जाता है, और लिमोनाइट को पीला अयस्क कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है, तांबा का जो है झारखंड का सिंहभूम करता है, बॉक्साइट का जो है उड़ीसा करता है, और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो आप लोग जानते हैं कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर जो है लंदन है, न्यूयॉर्क है और टोक्यो है। लंदन आप लोग जानते हैं इंग्लैंड की राजधानी है, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक शहर है, टोक्यो आप लोग जानते हैं जापान की राजधानी है, और जो कि होसू द्वीप पर स्थित है, और जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है होसू है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो देखिए रबर का निर्यातक देश पूछा जाएगा तो मलेशिया बताइएगा। क्या बताइएगा? मलेशिया बताइएगा। और रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो थाईलैंड बताइएगा। क्या बताइएगा? थाईलैंड बताइएगा। क्या बताइएगा? थाईलैंड। और पूछा जाए कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड, निर्यातक मलेशिया। और भारत में सबसे अधिक पूछा है कि रबर का उत्पादन कौन करता है। तो केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन। और रबर जो है एक रोपण फसल का उदाहरण है। उसी तरह आप लोग जानते हैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जापान का टोक्यो है, रूस का मॉस्को है, और अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि आयात और निर्यात के बीच
मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं आयात और निर्यात के बीच में मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? असंतुलित व्यापार कहते हैं। असंतुलित व्यापार कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला पूछा गया है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? देखिए, व्यापारिक समूह का सदस्य पूछा है। भारत सफ्टा का भी सदस्य है, लेकिन याद रखिएगा कि भारत जो है सार्क का जो है व्यापारिक समूह का एक सह सदस्य है। सार्क के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए, सार्क का जो पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में हम लोग दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। दक्षेस का पूरा नाम जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना पूछा जाए तो 9 दिसंबर, सॉरी, इसकी स्थापना जो पूछा जाए तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है फ्रेंड्स? काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में है। और सार्क का पहला सम्मेलन जो है कोलंबो में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलंबो में हुआ था। श्रीलंका की राजधानी, जो वित्तीय राजधानी है कोलंबो, वहाँ हुआ था। याद रखिएगा। सार्क में टोटल 8 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके सदस्य देशों को हम याद करवा दिए हैं ट्रिक से। अगर नहीं देखें तो पिछले वाला वीडियो को आप लोग देख लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में जो है प्रकीर्णित प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। प्रकीर्णित प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। अगला पूछा गया है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो आपको पता होगा कि 53 मिलियन सिटी थी। 53 मिलियन सिटी थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो आपको पता होगा कि भिलाई जो है एक औद्योगिक नगर है। भिलाई कैसा है? भिलाई एक औद्योगिक नगर है, जो कि कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कैसा औद्योगिक नगर है? यह लौह इस्पात उद्योग है, जिसकी स्थापना 1959 में किया गया था। और भिलाई की जो स्थापना किया गया था रूस की सहायता से किया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण पूछा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि काम और रोजगार जो है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। काम और रोजगार भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। अगला पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो इसमें से बताना है कि इन राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगर यहाँ बिहार आता तो बिहार ही होता, ठीक है, लेकिन बिहार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में। 1872 में जो है भारत में पहली जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। याद रखिए किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली जनगणना की गई थी। पूछा जाए कि बताइए भारत में 10 वर्षीय जनगणना कब से शुरू की गई थी? तो 1881 में शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। 1881 में शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में 10 वर्षीय जनगणना। और भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था। उसके बाद तमिलनाडु के बाद केरल था, केरल के बाद महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के बाद गुजरात था। तमिलनाडु के बाद केरल था, केरल के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात था। याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है भारत का पहला प्रवास हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो आप लोग जानते हैं कि लिंगानुपात में सबसे कम हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। सबसे अधिक कौन है लिंगानुपात में? केरल है। और सबसे कम हरियाणा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? बताना है इसमें कि कौन राजधानी नगर। तो आप लोग जानते हैं कि हरियाणा की राजधानी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ जो है एक राजधानी नगर है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो आप लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा जो है उसका सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है, दक्षिणतम राज्य है। तो याद रखिएगा इसमें से उत्तर पूर्वी भाग में दक्षिणतम राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। तथा सोयाबीन का उत्पादन सबसे करता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? मध्य प्रदेश। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? आप लोग जानते हैं कि नीली क्रांति से संबंधित कौन सा है? तो मत्स्य पालन जो है क्या है? नीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन क्या है? नीली क्रांति से संबंधित है।
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, सॉरी, पुष्पों का उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आप लोग जानते हैं कि गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तथा राजस्थान जो है सरसों का उत्पादन सबसे अधिक करता है, और महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। ठीक है, और अरहर का उत्पादन सबसे अधिक बिहार करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो आप लोग जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी डेल्टाई जो क्षेत्र है धान का कटोरा कहलाता है। और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल बताइएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी क्षेत्र में तो आप लोग जानते हैं माही जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और पश्चिम भारत की सबसे और ये जो है पश्चिमी भारत की एक नदी बेसिन है। गंगा के बारे में आप लोग जानते हैं, गंगा गंगोत्री हिमानी की गोमुख से निकलती है। उसकी प्रारंभिक धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। तथा एक और धारा आकर को मिलती है जिसको क्या कहा जाता है? अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा जो है नंदा देवी पर्वत पर स्थित सतोपथ हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में मिलने के बाद भागीरथी से इसे गंगा नाम कहा जाता है। कोसी के बारे में आप लोग जानते हैं, कोसी जो निकलती है नेपाल के सप्तकोशी से निकलती है। तथा सोन जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन के पास अमरकंटक की पहाड़ी से सोन और नर्मदा दो नदी निकलती है। सोन और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तथा सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो आप लोग जानते हैं धारावी मलिन बस्ती जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। उसी तरह बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं बिस्कुट उद्योग जो है एक उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। आप लोग जानते हैं उपभोक्ता उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग की जो वस्तुएं होती है उसे सीधे उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि मणिपाल जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है, जिसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 2012 थी? तो आपको पता होगा कि 11 वाला पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी टाइम पीरियड जो है 2007 से 12 थी। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। पूछा गया है कोलकाता पत्तन स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कोलकाता पत्तन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, हल्दिया नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में पारादीप याद रखिएगा, कर्नाटक में मंगलूर बंदरगाह याद रखिएगा और केरल का कोची बंदरगाह याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी तय के लिए उपयुक्त है? तो आप लोग जानते हैं सबसे सस्ता साधन जो है जल परिवहन। केवल इसके लिए नाव की जरूरत पड़ती है और कितना भी भारी भरकम सामान जो है और इसको कितना भी लंबी दूरी तय के लिए यह होती है, ये उपयुक्त होती है। इसके लिए कोई सड़क मार्ग जैसे खर्चों की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, पूछा गया है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो आप लोग जानते हैं भारतीय रेल प्रणाली को 18 जोनों में बांटा गया है और सबसे बड़ा जोन पूछा जाए तो उत्तर रेलवे याद रखिएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय आप लोग जानते हैं कि नई दिल्ली है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। तथा सबसे छोटा रेलवे जोन पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जिसका मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव गुवाहाटी है। और पूछा जाए तो कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइए तो हाजीपुर बताइएगा। और मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई सेंट्रल बताइएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई सेंट्रल बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। और भारत में पहली बार जो वायुयान चलाई गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर चलाया गया था। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर चलाया गया था इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के लिए। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। पूछा जाए कि बताइए भारत में जो है दो तरीके की सेवाएं दिया जाता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देती है इंडियन एयरलाइंस, जिसकी स्थापना नहीं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं जो देती है एयर इंडिया देती है। कौन देती है? एयर इंडिया। इसकी स्थापना 1932 में किया गया था JRD टाटा के द्वारा। ठीक है, और 1933 में किया गया था इंडियन एयरलाइंस की स्थापना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। तो आपको पता होगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तथा कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। और मंगलुरु बंदरगाह जो है कर्नाटक में स्थित है। और उसी तरह आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य रोग है? तो आपको पता होगा कि अतिसार जो है एक जल जनित रोग है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्या होता है? इसे डायरिया भी कहा जाता है। और इससे क्या होता है? आंतरी खराब हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दस्त होता है, बहुत ज़्यादा उल्टी होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।